इंडिया न्यूज पर। और चलिए बुलेटिन में बढ़ते अब आगे खबरें कुछ विस्तार से। बड़ी खबर आ रही है सामने, शेख हसीना अब भी भारत में ही मौजूद हैं। शेख हसीना अभी तक हिंडन एयरबेस पर ही हैं। सोमवार को ढाका से दिल्ली आई हसीना सोमवार शाम 5:36 पर शेख हसीना यूके जाने की योजना उनकी बनाई जा रही है। तो शाम को 5:36 पर शेख हसीना भारत आई थी और अब यूके जाने की योजना जो है वो बनाई जा रही है। बता दें कि उन्हें इंतजार है एक पॉजिटिव रिस्पांस का, उसके बाद वो रुक करेंगी दूसरे देश के लिए। फिलहाल भारत में ही रुकी हुई हैं शेख हसीना, भारत में उन्होंने शरण ली हुई है और यहीं पर कल शाम को वो अपने देश से अपने पद से इस्तीफा देकर आई थी। और बता दें कि जब शेख हसीना के हालात इस तरीके से थे बांग्लादेश में कि उन्हें अल्टीमेटम दिया गया था सेना की तरफ से कि जितना जल्द हो सकता है वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। उस वक्त उन्होंने भारत देश से बात की और यहाँ पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई। मीटिंग में ये फैसला किया गया कि क्या रुख इस तरफ अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के जो हालात हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। शेख हसीना को मदद की काफ़ी ज़रूरत है। तो उसके बाद एक फैसला लेते हुए शेख हसीना को सुरक्षित बांग्लादेश से भारत लाया गया। उनके साथ उनका काफ़ी सामान भी है और उन्हें कल यहाँ पर हिंडन एयरबेस पर रोका गया है और अभी दूसरे देश वो जा सकती हैं। उनकी बातचीत लगातार जारी है। पॉजिटिव रिस्पांस की पूरी उम्मीद शेख हसीना फिलहाल कर रही हैं और कहाँ जाएंगी ये अभी देखना तय है। यूके जाने की जो है वो योजना बनाई जा रही है। खबरें ये भी निकलकर अब सामने आ रही हैं, हालांकि अभी देखना होगा। बता दें कि बांग्लादेश में 2 महीने से आरक्षण विरोधी छात्र जो हैं वो हंगामा कर रहे हैं और अब तक प्रदर्शनकारियों ने काफ़ी जगहों पर अटैक भी किया है। बांग्लादेश में ढाका में 2 न्यूज़पेपर ऑफिसों पर अटैक किया गया। और चलिए अधिक अपडेट के लिए और अधिक इस मामले पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एक स्पेशल गेस्ट है, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह हमारे साथ हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। और हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग भी पंडारा से लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी अपडेट लेंगे। पहले सर आपसे बात कर लेते हैं कि देखिए अभी शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं और भारत में वो ठहरी हुई हैं, लेकिन यूके जाने की उनकी पूरी तैयारी जो है वो नज़र आ रही है, प्लानिंग की जा रही है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स का इंतज़ार वो कर रही हैं। कब तक ये इंतज़ार रहेगा और क्या लगता है कि किस तरफ उनका रुख रहेगा? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, ये काफी इनडेफिनिट है। ये इनडेफिनिट है कि कितना लंबा यहाँ पे रुकेंगी, ये तो उनके प्रोग्राम के मुताबिक वक्त बताएगा। लेकिन मुझे अनुमान तौर पे 2 बातें लग रही हैं। अगर उनकी शरण यानी कि इनको अगर रेफ्यूज मिलता है विदेश में कहीं और किसी अन्य देश में, तो जल्द से जल्द जाएंगे। और अगर उनको लग रहा है कि वहां से रिफ्यूज नहीं मिलेगा, तो वो कुछ टाइम यहाँ पर जब तक निर्णय तय नहीं हो जाता, यहाँ पर कुछ देर ब्रेक जर्नी अपनी कर सकती हैं या यहाँ पे अपना वो सफर तय कर सकती हैं, यहाँ पे वो रुक सकती हैं और लंबा। देखिए, बात ऐसी है कि बांग्लादेश के अंदर, जो कि एक वॉर से ही इसकी बर्थ हुई थी 1971 में, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी। मेरे फादर ने भी इसमें हिस्सा लिया था, इस वॉर के अंदर, वो भी आर्मी में थे। तो इसमें ये पहले भी यहाँ पे मिलिट्री कू हो चुके हैं बांग्लादेश के अंदर। लेकिन देखिए, इस तरीके का कि शेख हसीना भाप नहीं पाई होंगी कि क्या स्थिति वहां पे बन गई वहां की मिलिट्री ने। मुझे तो लग रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये पहले से प्री प्लान नहीं था। तो प्री प्लान होगा तो मिलिट्री ने उन्होंने बोला मिलिट्री को कि आर्सन जो तोड़फोड़ करें उनको रोको। मिलिट्री नहीं रोका। उन्हें बोला ये करो, मिलिट्री ने बोला नहीं, आप बात करिए इनसे, इन पे ऐसे नहीं होगा। तो इस पे मिलिट्री ने इनको अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम देखिए, जिस मुल्क में मिलिट्री आ जाती है सत्ता में, उसकी बर्बादी तय है 100%। बिल्कुल वो बिल्कुल खला तहस नहस कर देती है।
बिल्कुल सर, क्योंकि इससे पहले 1975 में भी इसी तरीके की तस्वीरें जब निकल कर सामने आई थी, शेख हसीना के पिता जो कि खुद संस्थापक थे बांग्लादेश के, उनके साथ किस तरीके का रुख अपनाया था वहां की जनता ने और आर्मी ने, वो भी किसी से छुपा नहीं है। और उसके बाद अब एक और बड़ी चीज जो है वो अब बांग्लादेश में हुई है, उन्हीं की बेटी के साथ किस कदर उन्हें महज 15 सालों से वो सत्ता में थे और महज 15 मिनट में ही उन्हें देश से भागने पर मजबूर होना पड़ा। तो ये भी एक बड़ी चीज है। आपके रुख करेंगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश में, तख्तापलट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में तख्तापलट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोहम्मद यूनिस बन सकते हैं बांग्लादेश के अंतरिम पीएम। और देखिए, मोहम्मद यूनिस का नाम अब सामने आ रहा है और मोहम्मद यूनिस जो हैं वो बन सकते हैं बांग्लादेश के अंतरिम पीएम। नोबेल शांति पुरस्कार के वो विजेता रह चुके हैं। सर देखिए, बड़ी खबर आ रही है, मोहम्मद यूनिस को जो है वो बनाया जा सकता है फिलहाल के लिए वहां पर प्रधानमंत्री, और नोबेल पुरस्कार भी उन्हें मिला हुआ है, नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला हुआ है। क्या लग रहा है कि किस तरीके से अब बांग्लादेश चलेगा अगर मोहम्मद आते हैं यूनिस वहां पर? तो सर, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? और चलिए, हमारे गेस्ट का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले मेहंदी गर्ग का हम रुख कर लेते हैं जो कि पंडारा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मेहंदी, देखिए जिस तरीके के हालात बने हुए हैं यहाँ पर, दिल्ली में भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, भारत में भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। तमाम जो बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर चौकसी अब बढ़ा दी गई है। क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है और वहाँ की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना भारत पहुंच चुकी है, ऐसे में सियासी हलचल बहुत ज्यादा हो गई है और दिल्ली में भी लगातार मीटिंग्स का दौर जो है वो जारी हो चुका है। और कल ये खबरें सामने आई थी कि जो एनएसए अजीत डोवाल है उन्होंने भी शेख हसीना से मुलाकात की है और आज ये हो सकता है कि जो मीटिंग्स चल रही है उनका जो फाइनल रुख है वो सामने आ जाए और भारत का स्टैंड ये बांग्लादेश के पूरे हालातों पर क्या रहेगा वो भी चीजें आज साफ हो सकती है। साथ ही साथ जो कयास लगाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना यूके से एक क्लियरेंस, एक पॉजिटिव रिस्पांस का वेट कर रही है, तो ऐसे में अभी भी उनके शरण को लेकर जो क्वेश्चन मार्क है वो लगा हुआ है कि क्या लंदन या यूके जा पाएंगे शेख हसीना, क्या यूके से उन्हें क्लियर रिस्पांस मिल पाएगा, या फिर जिस तरीके से आपने भी कुछ देर पहले जिक्र किया था कि 1975 में भी जब उनके पिता के साथ इस तरीके के हालात बने थे और एक बड़ा जो वॉर है, एक बड़ी बगावत उनके खिलाफ देखी गई थी, तो ऐसे में शेख हसीना को भारत में पनाह दी गई थी, भारत में शरण दिया गया था। और जिस पंडारा रोड पर अभी मैं मौजूद हूं, यहीं पर किसी एक निवास में शेख हसीना 6 साल तक एक छुपी हुई आइडेंटिटी की तरह अपने परिवार के साथ यहां पर रही थी। तो तब का दौर था जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, लेकिन आज क्या एक बार फिर से शेख हसीना क्या भारत में ही रुक सकती हैं या फिर यूके का वो चयन करेंगे, यूके उनको शरण देगा, इस पर क्वेश्चन मार्क अभी भी बना हुआ है। क्योंकि जब तक देखिए पिंकी कोई क्लियरेंस किसी भी कंट्री से नहीं मिल जाता है तब तक ये संशय बना ही रहेगा। साथ ही और चलिए, ठीक है मेहंदी, आपके पास आएंगे। आरजू फिलहाल हमारे साथ जुड़ी हुई है और आरजू बांग्लादेश हाई कमीशन से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अधिक अपडेट उनसे ले लेते हैं। आरजू, आप बांग्लादेश हाई कमीशन पर इस वक्त मौजूद हैं, क्या कुछ स्थिति वहां पर नजर आ रही है, क्या हलचल नजर आ रही है? क्योंकि देखिए इस वक्त जो है तमाम तरह के जो बांग्लादेश से जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं वो बॉर्डर हैं, 4 राज्य हैं ऐसे जिनका बॉर्डर लगता है बांग्लादेश से, सभी पर चौकसी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और अब आप बांग्लादेश हाई कमीशन पर मौजूद हैं, वहां से क्या कुछ हलचल है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, लगातार बांग्लादेश में जिस तरीके का वॉयलेंस देखने को मिला है और उसके बाद ना ही सिर्फ शेख हसीना जो कि वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है उनको रिजाइन करना पड़ा, बल्कि देश भी छोड़ना पड़ा है। और फिलहाल अभी की बात करें तो वो इस वक्त भारत में है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि वो लंदन जाएंगी। और अभी तक लेकिन लंदन से कोई भी उनको एश्योरेंस जो है वो नहीं मिला है, कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ से नहीं मिली है और तब तक ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो भारत में ही रहेंगी। फिलहाल बांग्लादेश हाई कमीशन की बात करें
तो तस्वीरें आपको यहाँ की अगर दिखाएं तो देखिए किस तरीके से पूरा एरिया जो है उसको बैरिकेड किया गया है। वहीं जैसे ही उनके यहाँ पे स्टे करने की बात सामने आई थी तभी से ही सिक्योरिटी जो है पूरे एरिया की बढ़ा दी गई है। वहीं हमने देखा किस तरीके से जब वो शेख हसीना भारत पहुंची, हिंडन एयरबेस में उनका लैंड हुआ एयरक्राफ्ट, उसके बाद से ही जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स थे उनको वेलकम किया और उसके बाद अजीत डोवाल एनएसए जो है वो वहां पे गए, उन्होंने उनसे बातचीत करी, उनका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है, उनका एक्शन प्लान जो रहेगा, आखिर क्या कुछ वो उनका फ्यूचर रहने वाला है, किस तरीके से वो आगे का एक्शन लेंगी, उस पर बातचीत जो है वो हुई। लेकिन उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो है वो प्रधानमंत्री आवास पे हुई, जहां पर गृह मंत्री मौजूद थे, जहां पे एक्सटर्नल मिनिस्टर मौजूद थे, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, होम मिनिस्टर अमित शाह मौजूद थे। वहां पर भी इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके का सिचुएशन बांग्लादेश में चल रही है, बांग्लादेश इंडिया के टाइज को लेकर तमाम इशूज पर चर्चा जो है उस मीटिंग में भी हुई है। फिलहाल आपको बता दें उससे पहले एस जयशंकर एक्सटर्नल मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री को पूरी जो इसकी इंसिडेंट है, जानकारी है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री को इशू जो है वो बताया था, उसकी जानकारी जो है वो दी थी। लगातार इस मामले में प्रधानमंत्री भी जो है वो इसकी जानकारी ले रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें शेख हसीना अभी भारत में ही हैं और अभी उनके आखिर वो कब लंदन जाएंगी और आखिर क्या कुछ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन शेख हसीना का रहने वाला है, वहीं सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शेख हसीना अब पॉलिटिक्स में वापसी नहीं करेंगी। तो देखना होगा आखिर क्या कुछ नेक्स्ट स्टेप जो है वो शेख हसीना लेती हैं। जी ठीक है जिया, रुक करेंगे आपका भी, लेकिन अभी अधिक जानकारी के लिए और विस्तार से इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मोहम्मद सर, आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए अब यूनिस का नाम सबसे आगे चल रहा है कि उनके हाथों बांग्लादेश की कमान सौंपी जा सकती है। अगर यूनिस के हाथों में बांग्लादेश की कमान जाती है तो कैसी तस्वीर होगी बांग्लादेश की? जी, अगर यूनिस के हाथ में बांग्लादेश की कमान संभाली जाती है तो देखिए, मैं कह रहा हूँ, जब यूनिस की बात ही नहीं है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी आए बांग्लादेश में, अब वो बात नहीं रहेगी जो शेख हसीना में की लीडरशिप में जो बात थी। वो हिंदुस्तान के अच्छे मित्र थे और 15 साल से ऊपर तक का उनका कमांड था वहां पे, 5-6 टेन्योर में थी। और अभी जो है बांग्लादेश और हिंदुस्तान की जो दोस्ती जो है इतनी गहरी, इतनी पुख्ती थी। मैं खुद 2020 में वहां पे एक टेडेक्स टॉक देने के लिए गया था उनके न्योते पे, और क्या खातिरदारी करी थी, केवल इसलिए कि भाई हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी पासपोर्ट है, हिंदुस्तान से आया है, हमारा मित्र है, इन्होंने हमको लिबरेट होने की मदद की थी। मैं आपको बताऊं एक बात, 15 अगस्त 1975 में भी एक मिलिट्री कू वो लॉन्च हुआ था। मिड रैंकिंग आर्मी ऑफिसर्स बांग्लादेश ने रिप्लेस किया था रहमान गगी गवर्नमेंट को। तो वो एक इस्लामिक गवर्नमेंट से रिप्लेस करना चाहती थी। खंदार मुश्ताक अहमद और शेख मुजीब की जो पूरी फैमिली थी, पूरी तो नहीं मतलब ज्यादातर फैमिली मेंबर्स को इसने मार दिया था। फिर नवंबर 3 1975 में अहमद, जो उसके बाद मिलिट्री को करने के बाद जो पावर में आए थे, उनको हटा दिया गया था पावर में से। एक मिलिट्री को ऑर्गेनाइज हुई थी अगेन बाय बांग्लादेश मिलिट्री। ब्रिगेडियर खालिद मोशरफ, वीर उत्तम, जो एक डेकोरेटेड वेटरन थे बांग्लादेश की लिबरेशन की 1971 वॉर के, उन्होंने मेजर जनरल जियाउल रहमान को वहां पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना के वहां पे बिठाया था। उसके बाद फिर 7 नवंबर 1975, मतलब ज्यादा वक्त नहीं निकला था, उसके बाद एक और लॉन्च हुआ, एक और लेफ्ट विंग से आर्मी पर्सनल वो कोलैबोरेट किए लेफ्ट विंग के साथ, आर्मी पर्सनल, और जो जयता समर्थक दल था, वो कू ने मुशर्रफ को मार दिया और जियाउर रहमान को फ्री कर दिया और फिर उसको हाउस अरेस्ट में डाल दिया। फिर उनके बाद इवेंचुअली फिर सीज की पावर। 1977 1982 में जियाउर रहमान ने 21 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स को सर्वाइव किया तो 1971 में। अब देखिए बात ऐसी है कि मार्च 24 को भी 1982 में भी इरशाद ने भी तो इनकी, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनकी एक हिस्ट्री रह चुकी है। 28 मिलिट्री कू तकरीबन हो चुके हैं बांग्लादेश के अंदर, लेकिन ऐसा वाला घटना के 15 साल आप सत्ता में रही और 15 मिनट में आपको वहां से छोड़ के बिल्कुल जाना पड़ा। वहां की मिलिट्री की में एक बात तो है कि देखिए, अगर मिलिट्री सत्ता में आ रही है, मिलिट्री ने उनको सेफ पैसेज भी दिया, अपना एक एयरफोर्स का जहाज भी दिया। आप जाइए हिंडन में, वो लैंड कर गई 5:36 में। उनकी मीटिंग हुई अजीत डोवल साहब से, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को ब्रीफ कर दिया गया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने कि भाई ये सिचुएशन है बांग्लादेश की।
और कल से सब लोग, पूरा देश, सबकी दुनिया की नजरें बांग्लादेश, दुनिया की नजरें, मीडिया की नहीं, सब इंटरनेट पे हर जगह पे बांग्लादेश में चल क्या रहा है। तो ये है बात कि जब यहाँ पर शेख हसीना, जैसे कि आपने खूब फरमाया कि वो वापस पॉलिटिक्स में हो सकता है लौट के ना आए, तो उनको अलग एक आम आदमी की तरह वो जिए। लेकिन देखिए, एक कर्नल अशोक तारा साहब हैं, उन्होंने वो, उनको खिताब मिला है हीरो ऑफ बांग्लादेश का, क्योंकि 1971 में इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की काफी यंग थी तब वो मेजर साहब थे। शाम बेनेगल ने भी एक फिल्म बनाई है मुजीब करके, इसमें लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश अवामी लीग और बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी वो, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था वो, उसमें पूरा बताया। अब क्योंकि एक परंपरा रह चुकी है इनकी, अब सत्ता में कोई भी आए तो वो वाली बात बांग्लादेश में जो बात थी शेख हसीना की, वो वाली बात नहीं होगी। ये बिल्कुल। बात ठीक अच्छी लगी मेरे को, क्योंकि आखिर तौर में ये बोलूं कि ममता बनर्जी ने सपोर्ट किया है, बोला है कि जो सरकार का निर्णय होगा हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे। ये बिल्कुल बात मेरे को बिल्कुल। ठीक लगी। सर, पहले कुछ बातें जो हैं वो बांग्लादेश को लेकर हो जाए, उसके बाद हम अपने देश को लेकर भी करेंगे कि कैसे ताल्लुक आगे रहने वाले हैं और भारत किस तरीके से आगे रुख अपनाएगा। लेकिन इससे पहले एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आपने बताया कि शेख हसीना के हमेशा से ताल्लुक जो हैं भारत के साथ बहुत अच्छे रहे हैं। जब इंदिरा गांधी थी उस वक्त भी उनके ताल्लुक उनके साथ काफ़ी अच्छे थे। जिस तरीके से उन्होंने मुश्किल वक्त में अपने यहाँ पर बुलाया था उस वक्त भी सभी ने देखा था। लेकिन जो शेख हसीना का पूरा राजनीतिक करियर है वो काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा है। अगर इसी बीच अब हम बात करें तो पूर्व पीएम खालिदा जिया को रिहा किया जा रहा है और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अब जो सत्ता बनाई जाएगी वहां पर उसमें एक बड़ा अहम किरदार इन्हें दिया जा सकता है बांग्लादेश को संभालने के लिए। तो ऐसे में खालिदा को एक अहम किरदार वहां पर दिया जाता है, अहम जिम्मेदारी वहां पर दी जाती है, तो भारत के साथ कैसा ताल्लुक रहेगा उनका? और एक और बात है कि देखिए, जो भी शरण, जो भी रेफ्यूज देगा शेख हसीना को, जो भी मुल्क, भला यूके हो, हिंदुस्तान हो, जो भी हो, जब भी हो, तो उनको भी ये भापना पड़ेगा कि क्योंकि जाहिर सी बात है जो सत्ता वहां पे आएगी वो शेख हसीना के पक्ष में तो नहीं होंगी, उनके विरोधी होंगे, उनके विपक्ष में होंगे। तो उससे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, पॉलिटिकल रिलेशनशिप, उनके साथ रिश्ते बांग्लादेश के साथ कैसे रहें, ताकि बांग्लादेश होगा छोटा मुल्क लेकिन फिर भी हर एक से दोस्ती बना के रखनी है। अब शेख हसीना के तौर पे, पर्सनल तौर पे तो बड़ी अच्छी दोस्ती थी हिंदुस्तान की भी। तो देखिए, बात ऐसी है कि अब सत्ता में कोई भी आए, बांग्लादेश के हालात जो मैं जिस तरीके से मैं भाप रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, वो अच्छे नहीं होने वाले हैं। जिस तरीके का वायलेंस पिछले एक महीने में हुआ, पिछले महीने 200 लोगों की मौतें हुई, अभी कल देखिए अब 100 लोगों की मौतें हुई, और इसमें कई सारे पुलिस वाले भी हैं, 10 से ऊपर, पता नहीं कितने, आधे दर्जन तो पुलिस वाले हैं जिनकी भी मौतें हुई। इतना भीषण प्रोटेस्ट हुई हैं क्योंकि 30% कोटा चाहते थे वहां के जो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली है, 1971 की जो वॉर वेटरन्स हैं, उनकी फैमिलीज के लिए रिजर्वेशन। जब सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी, जो सरकार के पक्ष में थी वो रूलिंग, तब वो ये भड़क गए, हिंसा भड़क गई वहां पे। और जिस तरीके की हिंसा भड़की है, जिस जिस लेवल पे पहुंची है, आप सोच सकते हैं कि ऐसी हिंसा, ऐसी प्रोटेस्ट जहां पर उनके प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया इस्तीफा देने के लिए, और इस्तीफा देना ही नहीं, वो उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। और उसके बाद ठीक है, नौबत ये आई कि ठीक है सर, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त बॉर्डर पर क्या स्थिति है ये भी अपडेट हमारे सहयोगी लगातार हमें दे रहे हैं। एक अपडेट ये भी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं पेट्रापोल बॉर्डर से। रैनिक, पेट्रापोल बॉर्डर से आप जुड़े हुए हैं, आपकी रिपोर्ट भी अभी कुछ महज देर पहले देखी गई थी। क्या कुछ स्थिति पहले वहां पर है ये बताइए, और वहां के आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन है? एकदम ही मैं पहले ये पेट्रापोल बॉर्डर का तस्वीर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो पेट्रापोल बॉर्डर, इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रास्ता बोला जाता है इंडिया से बांग्लादेश तक। मगर ये पेट्रापोल बॉर्डर हर दिन जैसा रहता है, सुबह 6:30 बजे ये पेट्रापोल बॉर्डर ओपन होता है, मगर उसके बाद से जिस तरीके का प्रेशर इस पेट्रापोल बॉर्डर में रहता है उसका दूसरा तस्वीर आज दिखाई दे रहा है। आज सुबह से पेट्रापोल बॉर्डर के ठीक सामने आप देख सकते हैं पेट्रापोल बॉर्डर का जो गेट, जिसके सामने बीएसएफ जवान खड़े हैं, ठीक उसके सामने और एक बैरिकेड लगाया गया है, उस पूरा गेट को बंद कर दिया गया है। यानी पेट्रापोल बॉर्डर को कल दोपहर 3:30 बजे के बाद से सीज कर दिया गया है। जैसे कि बीएसएफ का जो डीजी वो भी कोलकाता में मौजूद है अभी, और बीएसएफ का जो पूरा जो स्ट्रक्चर, यानी 2200 किलोमीटर का ये जो बॉर्डर वेस्ट बंगाल के साथ बांग्लादेश में शेयर होता है, इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर 2200 किलोमीटर का जो रेडियस वो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और उसी जगह में बहुत सारे जगह ऐसा है जिस जगह में निगरानी रखना
जाना जरूरी है और इसी वजह से डीजी खुद वेस्ट बंगाल में मौजूद है और डीजी के निगरानी में बीएसएफ का जो जवान वो बहुत सारे एक्टिव हो चुका है और देख ही सकते हैं कि पेट्रोल बॉर्डर के ठीक सामने बीएसएफ का जो जवान वो घूम रहा है और किसी को अंदर जाने का परमिशन नहीं है, मगर जिसके पास वीसा पहले से लिया हुआ है उनको इमिग्रेशन के उन लोगों का इमिग्रेशन चालू रखा गया है, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया का पासपोर्ट से बांग्लादेश में गए हैं, तो उन लोगों का रिटर्न जो वीसा वो रिटर्न वीसा पहले से ही है, उनको लौटाने का जो प्रयास वो बीएसएफ की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पूरा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो चुका है। ठीक मेरा कैमरा पर्सन अमित धनुक को बोलूंगा दिखाने के लिए। ठीक मेरा दाहिने तरफ ये जो पीछे वाला जो रास्ता, इस रास्ते में बहुत सारे बसेस अभी खड़े हैं, आप देख ही सकते हैं, क्योंकि इस जगह तक बसेस आते हैं, बसेस चलते हैं, जो भी इंडिया से बॉर्डर तक आना चाहते हैं तो वो लोग ये बस करके इधर तक आते हैं, उसके बाद ही इमिग्रेशन होकर वो बांग्लादेश में एंटर करते हैं। मगर ये जो पूरा परिसेवा बंद हो चुका है, क्योंकि सिर्फ 2-3 लोग ही आ रहे हैं जिसके पास पहले से वीसा लिया हुआ है, वो लोग ही इधर आ रहे हैं, वो लोग इधर आके इमिग्रेशन दफ्तर में घुस रहे हैं और उसके बाद ही एंटर हो पा रहे हैं। और जिसके पास बांग्लादेश में पहले से ही इंडिया का जो लोग घुसे हुए हैं उन लोगों के पास भी वीसा है, तो उन लोगों का वीसा भी पहले से ही दिया हुआ है और इस वजह से वो लोग इमिग्रेशन दफ्तर। मैं एक बार दिखाऊंगा, मेरा ये जो बाजू में जो दुकान दिख रहा है, ये हर एक दुकान बांग्लादेश से जो लोग इंडिया में आते हैं वो जो बांग्लादेश का जो वो पैसा एक्सचेंज करने के लिए इधर आते हैं। इधर भी बहुत सारे नुकसान हो रहा है लोगों को। दादा इधर क्या अभी इमिग्रेशन चालू है, लोग क्या आ रहे हैं इधर? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो कल का क्या स्थिति था और आज क्या परिस्थिति है आप लोगों का इधर? कालो जा परिस्थिति है, आज तो एक ही परिस्थिति है, कोई लोग आना नहीं है, इंडियन पासपोर्ट नहीं जाना है। इंडियन पासपोर्ट पे छोड़कर कोई भी पासपोर्ट का लोग इधर से नहीं जातायात करने देते। पासपोर्ट बंद है, इंडियन पासपोर्ट बंद है कि बांग्लादेश में कोई नहीं एंटर कर पाएगा। तो बांग्लादेश से तो बहुत सारे लोग इधर आ रहे हैं। हाँ बांग्लादेश से आ रहा है। तो दादा पहले जब ये सिचुएशन नहीं था, यानी सीज जो किया गया है कल रात के बाद से, तो पहले कैसा चलता था ये जो रास्ता अभी जो दिखाई दे रहा है पूरा सुनसान है, पहले कैसा था? बहुत लोग आते दिन पर कितना गाड़ियाँ जाता था इधर से? इधर से तो गाड़ी नहीं जाता है, गाड़ी उधर से जाता है। कितना गाड़ियाँ जाता था? 700-800 तो जाता है डेली। 700 से 800 का करीब गाड़ी इधर से गुजरता था हर दिन, ऐसा ही बोल रहा है। मगर आज का जो तस्वीर वो पूरा अलग है, क्योंकि पूरा जो रास्ता ये फैला हुआ है कि इंडिया का पासपोर्ट से जो लोग बांग्लादेश जाने की कोशिश करेगा उन लोगों को रोका जा रहा है, मगर जिसके पास बांग्लादेश का पासपोर्ट है लोग इधर फंसे हुए हैं। और बांग्लादेश में भी जो लोग इंडिया का पासपोर्ट में है उन लोगों को भी दिया जा रहा है। इधर आप देख ही सकते हैं बहुत सारे लोग भी इधर जाने का कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बार कोशिश करूंगा उनके साथ बात करने के लिए। दादा अपना की बांग्लादेश থেকে? एकदम आप देख ही सकते हैं बहुत सारे लोग इधर मौजूद हैं और बहुत सारे लोग भी इधर आए हैं, तो मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोग भी इधर मौजूद हैं तो बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा कहाँ से आ रहे हो? कोलकाता से। आप कोलकाता का रहने वाले हो कि बांग्लादेश का? बांग्लादेश जाने वाला हूँ। बांग्लादेश जाने वाले हो? हाँ। तो बांग्लादेश में रहते हो? হ্যাঁ। কলকাতা কি করতে এসেছিলে? ঘুরতে तो घूमने के लिए आया था, तो बांग्लादेश अभी बांग्लादेश जा रहे हो। तो दादा आप कहाँ से आ रहे हो? दादा हम यहाँ का स्टाफ, इखान का स्टाफ। तो ये जो सिचुएशन अभी का जो सिचुएशन दिखाई दे रहा है, मैडम कोथा থেকে আসছেন? बहुत सारे लोग इधर से आ रहे हैं। दादा अभी का जो सिचुएशन है, ये जो पेट्रोल बॉर्डर पहले 2-3 दिन से जो दिखाई दे रहा था कि पेट्रोल बॉर्डर हर वक्त बिजी रहता है, अभी का जो सिचुएशन है वो दिखाई दे रहा है पूरा सुनसान। तो कैसा दिखता था आप लोग 2 दिन पहले भी कैसा सिचुएशन था? बांग्लादेश में जो कोटा लेके जो आंदोलन हुआ था ना, इसीलिए आदमी जाना आना कम था, थोड़ा कम हो गया था। फिर जाना आना था, फिर एक बार बंद हो गया था, फिर स्वाभाविक हो गया था। फिर उसका बाद रविवार से फिर आंदोलन हुआ। काल जो घटना हुआ सब देखा ना, इसलिए एकदम सुनसान हो गया।
पेट्रापोल बॉर्डर इसलिए पूरा सुनसान हो गया। अभी क्या है, अभी इंडिया में जो आदमी अभी देख रहा है यहाँ पे, ये आदमी इंडिया में ही था, कोई ट्रीटमेंट में आया था। घूमने तो कम आता है ना, ज्यादा ट्रीटमेंट में आता है। ये आदमी इधर ही अटक था, अभी वो लोग निकल जा रहा है बांग्लादेश। दादा आप कहाँ से, मैडम कहाँ से आ रहे हैं? দাদা কোথা থেকে আসছেন দাদা? আমি ঢাকা থেকে আসছি। আপনি কি ঢাকার বাসিন্দা? জি, আমি ঢাকা কেরানীগঞ্জের বাসিন্দা। আপনি কি দেশে ইন্ডিয়াতে এলেন নাকি দেশে ফিরছেন? ইন্ডিয়াতে আসলাম। ইন্ডিয়াতে না, ইন্ডিয়া থেকে চলে যাচ্ছি। ইন্ডিয়া থেকে চলে যাচ্ছেন, রাইট। তো এখন তো ঢাকার যা পরিস্থিতি বা বাংলাদেশের যা পরিস্থিতি, সেই সম্পর্কে আপনারা কি আতঙ্কিত? আমি तो हमारे सहयोगी रैनिक ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से विस्तार से समझाया कि इस वक्त